नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। ये भी एनसीईआरटी का चैप्टर एंड का क्वेश्चन है। अ मास ऑफ द 10 किलोग्राम एट अ पॉइंट A on a table, it is moved to a point B. If the line joining A to B is horizontal, what is the work done on the object by the gravitational force? Explain your answer. जरा ध्यान से सुने, don't write. देखिए किसी टेबल पर, दिस इज द फ्लोर ऑफ द टेबल, टेबल पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वो ए पॉइंट पर रखा हुआ है, ठीक है। ए पॉइंट इसके सेंटर से लेते हैं और बी पॉइंट पर इसको हॉरिजॉन्टली खिसका दिया गया है, मूव कर दिया गया है, ठीक है। ए से बी पॉइंट पर टेबल है, ठीक है, पूरा टेबल नहीं बनाया मैंने, समझ में आ रही बारी बात। अब पूछा गया है फाइंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कहाँ काम करता है? डाउनवर्ड करता है, काम नहीं करता? तो ये ग्रेविटी की Fg यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ पे शो कर रहा है। तो Fg जो है डाउनवर्ड है, तो क्या ये डाउनवर्ड गया? ये ए पॉइंट से कहाँ गया? बी पॉइंट पर गया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था वर्क डन का शुरुआत में। वर्क डन बेसिक फॉर्मूला क्या था वर्क डन का? एफ एस कॉस थीटा, ये बेसिक फॉर्मूला था। अब यहाँ पर इसकी जो थीटा होता है, इसकी मूवमेंट की डायरेक्शन में और फोर्स की डायरेक्शन में कितना एंगल है? 90 का। तो cos 90 मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था मेरे बच्चों, कितना होता है? 0। डेट्स वाई मल्टीप्लाइंग बाई द 0 इन दिस टू टर्म्स द वर्क डन विल बी 0, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया था व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम लिखेंगे द वर्क डन इज 0 बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन और आंसर, एक्सप्लेन में आंसर में आप लिख ही दोगे, ये लिख दोगे सिंस वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा एंड हियर द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट एंड द ग्रेविटेशनल डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज 90 डिग्री एंड कॉस 90 डिग्री इज 0, ठीक है। तो ये सब लिख देंगे। तो मैं जरा लिख दूं इसे, सिंस एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 90 डिग्री, सो cos 90 डिग्री इक्वल टू 0। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? F इंटू एस इंटू cos 90 डिग्री, डेट इज F इंटू एस इंटू 0। तो क्या हो जाएगा वर्क डन? ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, ये भी चैप्टर एंड में ही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 किलोग्राम इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन में ही मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट जो है अपना वेट इनटू हाइट कर लेता है, यानी कि mgh, सब लोगों को पता होगा। ग्राउंड लेवल से ऑब्जेक्ट को कहाँ तक उठा दिया है? 5 मीटर तक, ठीक है। ऑब्जेक्ट को ऊपर तक ले गए यहाँ से। तो पूछा गया है पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो सब लोग जानते हैं पीई कितनी होती है? mgh, मास इज ऑलरेडी गिवन, क्या है? 40 kg। जी कितना है? जी 10 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हाइट कितनी रखी है? 5 मीटर। पुट ऑल द वैल्यूज, 40 इंटू 10 H5 2000 जूल। समझ में आया? पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी?
2000 जूल हो जाएगी। ध्यान सुनिएगा, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि ऑब्जेक्ट को भैया यहाँ तक ले जाके फिर छोड़ दिया ऑब्जेक्ट को। If the object is allowed to fall, find the kinetic energy when it is halfway down। जब ये आधे रास्ते में आ जाएगा, डेट इज कहाँ पे आ जाएगा, ये आधे रास्ते पे, ये कितना है मीटर चल के आ जाएगा। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, क्या पूछा, काइनेटिक एनर्जी पूछी है ना। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अगर आप सब बच्चों को यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। दैट मीन्स वी नीड द वैल्यू ऑफ मास, मास की वैल्यू हमें पहले से गिवन है 40 kg, और v की वैल्यू, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हमें इस रास्ते के बीच में v मिल जाए, v की वैल्यू मिल जाए, तो हाफ एम बी स्क्वायर निकाल लेंगे। भाई सबके समझ में आ रही है, बात नहीं आ रही। तो इसको v निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एक डिस्टेंस वाला जो इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस के उसमें है b स्क्वायर u स्क्वायर 2as, ठीक है। तो वाला बोलेंगे यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। फॉर वर्टिकल मोशन एंड फॉर फ्री फॉल we should use या we must use g instead of a। the actual equation is b square u square plus 2as। a की जगह हम g लगा लेते हैं कब, जब ऑब्जेक्ट जो है वर्टिकली या तो ऊपर फेंका गया होता है या फिर नीचे छोड़ा गया होता है। ये सब मैंने आपको बताया था फ्री फॉल की 3 इक्वेशन। समझ में आ रही है बात, ठीक है। पिछली वीडियोज में भी और आपके नोट्स में भी होंगी। तो जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल छोड़ा जाता है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है शुरू में 0 होता है, फिर बढ़ता जाता है, इस वजह से जी यहाँ पॉजिटिव होता है। तो ये फॉर्मूला यही बनेगा, जब ऊपर फेंका जाएगा तो जी नेगेटिव होता है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs होता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनिशियली ऑब्जेक्ट रुक गया होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जी बी तो हमें निकालना ही है, प्लस 2 × 10 × 2.5 क्या आ जाएगा, 50 आ गया बी स्क्वायर की वैल्यू। डोंट टेक अंडर रूट हियर बिकॉज वी नीड वी स्क्वायर वैल्यू इन द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हाफ एम बी स्क्वायर ही तो चाहिए हमें। नाउ वी कैन फाइंड काइनेटिक एनर्जी इजीली हियर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ बी स्क्वायर की वैल्यू 50, अच्छा एक बात ध्यान से देखिए, एट द हाईएस्ट पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो हाईएस्ट होगी। वहां पे ऑब्जेक्ट रुक गया होगा तो काइनेटिक एनर्जी तो कुछ होगी नहीं, यानी कि टोटल एनर्जी कितनी होगी, 2000 जूल होगी। अब जब नीचे आ गया तो 1000 जूल काइनेटिक एनर्जी बची है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी बची हमारी, 1000 और बची, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एनर्जी तो कभी डिस्ट्रॉय होती नहीं है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, क्लियर, दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।